गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। आज नई थ्योरी शुरू कर रहे हैं, लोरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो मोरल डेवलपमेंट क्या है? एक डोमेन है डेवलपमेंट का। सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है मोरल डेवलपमेंट। हमने तीन ब्रॉड डोमेन पढ़े थे, पीसीएससी, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। इसमें सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? हमारे क्या सोसाइटी के नॉर्म्स, इथिक्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज, रूल रेगुलेशन को जानना या उनको एक्वायर करना, उनको सीखना, उनको अडेप्ट करना ही क्या है? सोशल डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है? हमारा मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। मोरल डेवलपमेंट क्या है? मोरल डेवलपमेंट है कि क्या सही और क्या गलत है इसके बारे में जानना। सही और गलत क्या है? मोरलिटी क्या होती है? सही और गलत बताने वाले सिद्धांत की क्या होती है? मोरलिटी। अब मोरल डेवलपमेंट हम एनिमल्स को तो सिखाएंगे नहीं, ह्यूमंस जो जिस ह्यूमंस को मेन ह्यूमंस के लिए होते हैं मोरल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशन हमने ही बनाए हैं, इथिक प्रिंसिपल हमने बनाए। एनिमल के तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ना कोई प्रिंसिपल है, ना इथिक्स है, तो ना कोई कंडक्ट है, ना कुछ भी नहीं है। तो जो एनिमल्स है उनके लिए नहीं है, ह्यूमंस ने बनाए हैं। तो मोरल डेवलपमेंट भी क्या होता है? ह्यूमंस के लिए होता है। और क्या मोरल डेवलपमेंट किसके अंदर आता है? सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। मोरलिटी क्या होती है? सही और गलत बताने वाले सिद्धांत। जैसे कि हम बताते हैं कि बड़े बड़े से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, आप लगा के बात करनी चाहिए। तो हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बड़ों से उल्टा नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब क्या है? मोरलिटी है या मोरल डेवलपमेंट है। तो आज हम मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे। किसने दी? लोरेंस कोलबर्ग ने। लेकिन सबसे पहले जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी वो जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी दिया, हमने पढ़ा है जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट की भी थ्योरी दी। सबसे पहले कोई पूछ ले कि किसने दी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, तो वो जीन पियाजे ने ही दी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। उनकी थ्योरी से इंस्पायर होकर लोरेंस कोलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। इंस्पायर होकर, ये बात याद रखनी है कि इंस्पायर होकर उन्होंने थ्योरी दिया, कॉपी नहीं की है, उसकी कॉपी नहीं की जीन पियाजे की थ्योरी की। लेकिन उससे इंस्पायर हुए कौन? लोरेंस कोलबर्ग। और उन्होंने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। तो सबसे पहले जीन पियाजे ने जो है मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। उसमें दो स्टेजेस थी, एक हेटेरोनोमस, एक ऑटोनोमस मोरलिटी। हेटेरोनोमस मोरलिटी क्या होती है? जो हमें दूसरे सिखाते हैं, दूसरे से हम मोरलिटी सीखते हैं। हमें दूसरे सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना है, अपने से बड़े से आप कह के बोलना है, उल्टा नहीं बोलना है, छोटे से प्यार करना है। ये सब क्या है? हमें दूसरे सिखा रहे हैं। ये हेटेरोनोमस मोरलिटी। वहीं ऑटोनोमस मोरलिटी क्या होगी? जो हम खुद सीखते हैं। ऐसे कहते हैं ना पेरेंट्स भी कि बेटा आज हम समझा रहे तो समझ नहीं आ रही, जब खुद ठोकर खा खा के सीखेगा तो समझ में आ जाएगी। तो वो ऑटोनोमस मोरलिटी है, जो हम खुद ठोकर खा खा के सीखते हैं या एक्सपीरियंस कर करके सीखते हैं, तो वो होता है ऑटोनोमस मोरलिटी। तो ये दो स्टेजेस दी जीन पियाजे ने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में। उनकी थ्योरी से इंस्पायर हुए लोरेंस कोलबर्ग और उन्होंने अपनी थ्योरी दी, लोरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने 72 मेल्स पर एक्सपेरिमेंट किया। सिर्फ मेल्स लिए, फीमेल्स नहीं लिए। ये इनका क्रिटिसिज्म भी है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनको क्रिटिसाइज किया गया कि सिर्फ मेल्स लिए, फीमेल नहीं लिए। इन्होंने सबसे पहले हम इनकी थ्योरी में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले क्या आएगी? व्हाट इज मोरलिटी। तो मोरलिटी मैंने बता दिया क्या होता है कि सही और गलत बताने वाले सिद्धांत की क्या हमारे लिए क्या क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद एक वर्ड आता है डिलेमा। एक वर्ड आता है डिलेमा। डिलेमा क्या होता है? डिलेमा होता है दुविधा। जैसे कि छोटी मोटी दुविधा नहीं, ये तो दुविधा नहीं कि टॉफी लेगा या चॉकलेट लेगा, ये तो छोटी, ये तो चॉइस होगी कि एक चॉइस कर ले। डिलेमा होता है कि मान ले मैं कह दूं कि अपने पेरेंट्स, अपने फादर या मदर में से कोई एक को चूज करो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसको चूज करोगे। या या हस्बैंड या फादर में से जब नहीं, कोई ऐसे होते हैं जब शादी होती है, कोई मैरिड वो होगा तो उसको पता होगा कि ऐसा डिलीमा आ जाता है हमारे पास कभी कभी कि फादर को चूज करे या हस्बैंड को। तो ये बहुत, ये होता है डिलीमा, दुविधा, यानी कि दुविधा वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये क्या है? एक डिलीमा है। तो लोरेंस कोलबर्ग ने बहुत सारे डिलीमा दिए, बहुत सारी दुविधा दी। 72 मेल्स लिए, 72 अलग अलग एज ग्रुप के लिए। ये भी याद रखनी है कि एज एक एज ग्रुप के मेल्स ने लिए, पुरुष अलग अलग एज ग्रुप के लिए, क्योंकि
उनकी बुद्धि का स्तर भी अलग अलग होगा, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना। तो अलग अलग एज ग्रुप के जो मेल्स लिए और उन पे लॉरेंस कोलोर ने एक्सपेरिमेंट किया, उनसे अलग अलग डिलीमा दिए। डिलीमा का मतलब क्या होगा? दुविधा। फेमस डिलीमा था एक, हाइंस डिलीमा। तो हाइंस, मान लो कि 72 बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, 72 बच्चे बिठाए और उनसे अलग अलग दुविधाएं दी, डिलीमा दिए। उसमें से एक डिलीमा दिया हाइंस डिलीमा। वो क्या था? उन्होंने कहा, हाइंस हाइंस एक व्यक्ति था, ठीक है। उसकी जो वाइफ थी वो एक डेडली डिजीज से सफर कर रही थी, और जो वो डेडली डिजीज से बचने की जो दवाई है, मेडिसिन है, वो एक केमिस्ट या एक मेडिकल उस शहर के सिर्फ एक केमिस्ट के पास थी, और वो उसको बहुत महंगी बेच रहा था। उसकी मोनोपोली थी उस केमिस्ट की। वो आस पास के एरिया में कहीं नहीं मिलती थी वो दवाई, सिर्फ उसी केमिस्ट के पास मिलती थी, उसकी मोनोपोली थी। और वो इस बात का फायदा उठाकर उसको 500 की जो वो दवाई थी वो 5000 में बेच रहा था। मतलब बहुत महंगी बेच रहा था, जितने की वो थी भी नहीं। तो अब क्या आया? अब जो हाइंस था वो एक गरीब पुअर व्यक्ति था, वो उसको नहीं खरीद सकता था। वो इतना रिच नहीं था कि वो खरीद सके, इतने उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसके सामने अब एक डिलीमा आ गया कि या तो वो चोरी कर ले या फिर अपने वाइफ को मरने दे। तो अब उसके सामने तीन सिचुएशन आ गई। क्या क्या सिचुएशन आई? क्या क्या तीन सिचुएशन क्या क्या थी? कि या तो वो चोरी कर ले और ये कह दे कि मैंने चोरी किया, पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर दे। दूसरी, कि चोरी कर ले और सरेंडर ना करे, क्यों? क्योंकि वो भी तो गलत कर रहा है केमिस्ट वाला, 500 रुपए की दवाई 5000 में बेच रहा है, तो ये भी, वो भी तो गलत कर रहा है, तो तू भी गलत कर दे, किसी ने ये कहा। अलग अलग एज ग्रुप के, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग एज ग्रुप के जो है वो मेल्स लिए, ये सबके आंसर सेम नहीं होंगे। जो थोड़े मैच्योर होंगे वो मैच्योरिटी वाला आंसर देंगे, जो बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे कि चोरी नहीं करनी, इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ सोसाइटी, अगेंस्ट सोसाइटी के लॉ के, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। तो तीन थे। किसी ने कहा कि चोरी करनी ही नहीं चाहिए, जो बच्चे होंगे, बच्चे उनको क्या पढ़ाया जाता है कि चोरी करना गलत बात है, तो उन्होंने क्या, वो क्या कहेंगे कि चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा था कि चोरी कर लेनी चाहिए और खुद सरेंडर कर देना चाहिए, जेल में चला जाना चाहिए कि मैंने चोरी की है और मैंने अपनी वाइफ को बचाया है और ऐसे ऐसे ये था, ऐसी मेरे साथ सिचुएशन थी और सरेंडर कर दिया। तीसरा, किसी ने कहा कि चोरी कर लेनी चाहिए और सरेंडर भी नहीं करना चाहिए, चुपचाप चोरी करके निकल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो केमिस्ट है वो भी तो गलत कर रहा है, वो 500 की दवाई 5000 की बेच रहा है, वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है, वो समझ नहीं रहा उसकी सिचुएशन। तो हाइंस को भी वो सिचुएशन नहीं समझनी चाहिए। तो ये अलग अलग जो है डिलेमा दिए और उनके अलग अलग क्या है आंसर आए, और लॉरेंस गोल्डबर्ग ने इनको नोट कर लिया, और ऐसे ही बाकी बाकी डिलेमा भी देते चले गए और अलग अलग आंसर आते चले गए, और इनसे इनको एनालाइज करके उन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दी, लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले डिलीमा आपको समझ में आ गया होगा, दुविधा, यानी मैं कह दूं कि अपनी मम्मी या पापा में से आप एक को चुनो, तो अब आप मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए, बहुत मतलब थोड़ा दिमाग खराब होगा कि क्या किसको चुनूंगा। ठीक है, तो अब डिलीमा आ गया। अब दूसरा वर्ड है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या होगी? अब हम जब जो दुविधा वाली सिचुएशन में हम आ चुके हैं, फंस चुके हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए जो तर्क शक्ति लगाएंगे, जो हम रीजन देंगे अपने आप को कि मम्मी के पास, मम्मी को चुनूंगा तो मम्मी खाना देगी, ठीक है। अगर मैं पापा को चुनूंगा तो पापा पैसे कमा के लाते हैं, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे अगर मम्मी को चुन लिया तो ऐसे ऐसे अलग अलग तर्क हो सकते हैं सबके। या मान लो मैं कह दूं कि अपने हस्बैंड या फादर में से किसी एक को चुने, तो आप क्या क्या तर्क लगाओगे कि यार इतना बड़ा पाल के बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया पापा ने। फिर दूसरा तर्क क्या होगा कि बाकी जो लाइफ है वो हस्बैंड के साथ बितानी है। तो ये क्या है? दुविधा से निकलने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तर्क शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। दुविधा वाली सिचुएशन से निकलने के लिए जो हम तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो रीजनिंग का प्रयोग करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मोरल रीजनिंग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया नैतिक तर्क क्या है। जो दुविधा वाले सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो हम तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिस रीजनिंग का प्रयोग करते हैं, हम उसे बोलते हैं मोरल रीजनिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? हम एक डिसीजन पर पहुंच जाएंगे। डिसीजन पर पहुंचेंगे, पहले डिलीमा आया, ठीक है। मैंने कहा कि अपने हस्बैंड में से या फादर में से किसी एक को चूज करो, तो किसी ने हस्बैंड को किया, किसी ने फादर को किया, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं था, उनके दुविधा आई, उन्होंने तर्क शक्ति लगाई, जो रीजनिंग लगाई उसको क्या बोलेंगे हम? मोरल
रीजनिंग, ठीक है, तर्क लगा के और एक डिसीजन तक हम पहुंच गए। किसी ने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं फादर को, और किसी ने कहा हस्बैंड को, ठीक है। अब जो ये डिसीजन होगा इस पर कोग्निटिव मैच्योरिटी का प्रभाव पड़ेगा। जिस, ये तो मैंने लिख रखी है लाइन, मोरल मैच्योरिटी इज बेस्ड ऑन कोग्निटिव मैच्योरिटी। ये जो मोरल डिसीजन आया है, ये जो मोरल डिसीजन आया इस पर किसका प्रभाव पड़ेगा? कोग्निटिव मैच्योरिटी का, कि हम कितने मैच्योर हैं कोग्निटिवली। एक बच्चा होगा, वो क्या कहेगा कि मैं, जो जिसकी थोड़ा कम मैच्योर हुआ होगा, जो हमारी इंडियन कल्चर के हिसाब से जो कम, अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग वो करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म में। लेकिन जो कम थोड़ा मैच्योर होगा कहेगा कि मैं हस्बैंड को चूज कर लूंगी, या कर या कर लेगा एक्स वाई जेड कुछ मतलब कर लेना आप, तो वो कहेगा कि मैं हस्बैंड को चूज करूंगी, ठीक है। जिस जो थोड़ा ज्यादा मैच्योर है वो कहेगा यार मम्मी पापा ने छोटे से पाला है, बड़ा करा है, खिलाया पिलाया पढ़ाया, मैं अपने फादर को चूज करूंगी। तो ये क्या है, कोग्निटिव मैच्योरिटी का प्रभाव हमारे मोरल डिसीजन पर पड़ रहा है। अब हम जैसे हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, जो हमारे 2 साल पहले के जो डिसीजन थे वो उस पर हम रिग्रेट करते हैं कि काश मैं ये नहीं करता या मैं ये नहीं करती, तो आज ऐसी स्थिति ना होती। तो उस वक्त क्या थी, हम क्या कहते हैं कि वो बचपना था। तो क्या उस वक्त वो इतनी हमारे अंदर कोग्निटिव मैच्योरिटी नहीं आई थी जितनी आज है, और उस वक्त कोग्निटिव मैच्योरिटी इतनी थी, तो वहां के जो मोरल डिसीजन थे वो हमने गलत ले लिए। लेकिन आज हमारे अंदर कोग्निटिव मैच्योरिटी थोड़ी ज्यादा है, तो हम जो डिसीजन है वो अच्छे ले पाते हैं। और आने वाले समय में हम आगे के 2-3 साल होंगे, फिर हम आज के डिसीजन पर रिग्रेट करेंगे कि वो पहले जो डिसीजन लिए वो गलत है। क्यों? क्योंकि कोग्निटिव मैच्योरिटी इतनी नहीं थी। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम आगे, हमारी कोग्निटिव मैच्योरिटी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वैसे ही हमारे जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। ऐसे इसलिए तो कहते हैं, मम्मी पापा हमसे कहते हैं ना बेटा कि ये सफेद बाल ऐसी धूप में नहीं किए, एक्सपीरियंस है। तो उनका क्या है, जैसे जैसे उनकी कोग्निटिव मैच्योरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अस, तो हम हमसे ज्यादा कोग्निटिव मैच्योर है वो, तो वो इसलिए वो ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। हमारी थोड़ी कोग्निटिव मैच्योरिटी कम है, तो हम इसलिए थोड़े बेकार या खराब डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो कोग्निटिव मैच्योरिटी का प्रभाव मोरल मैच्योरिटी पर पड़ता है। अब इन्होंने जो 72 मेल्स लिए, उन पर एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग डिलीमा दिए, फिर उनका डाटा कलेक्ट किया, उनके हिसाब से इन्होंने, लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को 3 लेवल में दिया। 3 लेवल थे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के लॉरेंस कोलबर्ग की। कौन कौन से लेवल थे? पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा कन्वेंशनल लेवल, और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहाँ कन्वेंशनल का मतलब क्या है? परंपरागत। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है वो होगा 4 to 10 ईयर, यानी कि जो 4 से 10 साल के एज ग्रुप होगा वो क्या होगा? प्री कन्वेंशनल है। वहां मोरलिटी जीरो है, अभी बच्चे को पता ही नहीं है क्या गलत है क्या सही है, बस उसको अपनी चीजों की पड़ी रहती है, उसको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चे को क्या पता होगा 4 से 10 साल। तो प्री कन्वेंशन लेवल का जो एज है वो है 4 to 10 ईयर, और वहां मोरलिटी क्या होती है? जीरो होती है। दूसरा लेवल है कन्वेंशन लेवल, और उसका जो एज ग्रुप है वो 10 to 13 ईयर, और वहां जो मोरलिटी होती है वो सोसाइटी की तरफ होती है, कि जो सोसाइटी ने रूल्स बना रखे हैं कि चोरी करना गलत है तो गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए हाइंस को, क्योंकि जो चोरी है वो किसके खिलाफ है? हमारे सामाजिक नियमों के खिलाफ है, तो इसलिए वो चोरी नहीं करनी चाहिए। सोसाइटी के जो रूल्स है वो रूल्स है, वो कौन सा लेवल है? सेकंड लेवल है। इसमें मोरलिटी किसके प्रति होती है? सोसाइटी की। सोसाइटी ने जो रूल्स बना दिए वो बना दिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होगा 13 अबव, जो 13 एज से अबव हो जाते हैं वो किस लेवल में आ जाते हैं? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या है? मोरलिटी टुवर्ड सेल्फ, खुद की मोरलिटी है। अब इसमें क्या कहेंगे कि चोरी कर लेनी चाहिए, और ना ही सरेंडर करना चाहिए, ना ही कहीं जेल में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस केमिस्ट वाले ने भी तो गलत किया है, उसका मजबूरी का फायदा उठा रहा है, 500 की दवाई 5000 की बेच रहा है, इतने हाई प्राइजेस पे दवाई बेच रहा है, तो उसको ना ही तो उसको चोरी कर लेनी चाहिए, और ना सरेंडर करना चाहिए, ना कहीं जेल में जाना चाहिए। तो ये क्या है? खुद की मोरलिटी है, सेल्फ मोरलिटी। तो कईयों ने तो अलग अलग एज ग्रुप के जो है वो देखो, 4 से 10 का एज ग्रुप प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल 10 से 13, और पोस्ट कन्वेंशनल 13 अबव। तो अलग अलग एज ग्रुप लिए लॉरेंस कोलबर्ग ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। जब 72 मेल्स लिए, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी, समझ में आ गया होगा कि डिलीमा क्या है,
मोरल रीजनिंग क्या है, कोग्निटिव मैच्योरिटी का प्रभाव मोरल मैच्योरिटी पर पड़ता है, इज रिलेटेड टू कोग्निटिव या मोरल मैच्योरिटी इज बेस्ड ऑन कोग्निटिव मैच्योरिटी, और 3 लेवल। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।